नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही पॉलिटी से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के बारे में, यानी कि उन खबरों में पॉलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा टॉपिक चर्चा में था और वह टॉपिक अगर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते चर्चा में क्या कुछ रहा खास। जैसे कि भारतीय रेलवे की भर्ती प्रणाली में बदलाव हुआ है, इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा हुई है, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, और उसके अलावा गठबंधन सरकार अब ये इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर में यह देखा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार की स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अब गठबंधन की सरकार आखिर बनती है तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, राज्यपाल किन बातों का ध्यान रखता है, वो सब कुछ हम यहां पर देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एक खास खबर। खबर क्या है? यह एक जानकारी है कि करोल बाग में आईएएस फाउंडेशन बैच 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच शुरू हो रहा है 13 नवंबर से, दोपहर को 3 बजे से क्लास रहेगी यहाँ पे। तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है सेंटर में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह आईएएस का जीएस फाउंडेशन का कोर्स है। इसी प्रकार से लखनऊ में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन के लिए 18 अक्टूबर से बैच शुरू है, सुबह 11:30 बजे से एडमिशन शुरू है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सेंटर में जाएं और जानकारी प्राप्त कर लें। इसके अलावा जो दृष्टि के अन्य सेंटर हैं, जैसे कि इंदौर सेंटर है, प्रयागराज सेंटर है, जयपुर सेंटर है, वहां पर भी आईएएस जीएस फाउंडेशन के बैच संचालित हो रहे हैं। आपको एडमिशन चाहिए या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नजदीकी सेंटरों में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास यह स्थिति नहीं बन रही कि आप सेंटर जा सकें तो आपके पास एक नंबर है 87501 87501 87501 87501। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी। कहां पर? जो भी जानकारी आपको दृष्टि के किसी भी कोर्स पर चाहिए इस मामले में। अब चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ कि भारतीय रेलवे की भर्ती प्रणाली में बदलाव हुआ है। तो बदलाव क्या हुआ है, पहले क्या था, अब क्या हो गया और इससे क्या असर पड़ता है, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं रेलवे में जिसके लिए यूपीएससी एग्जाम जो लेता है, आईएएस का या सिविल सर्विस का एग्जाम कहें, क्योंकि उसमें बहुत सारे पद होते हैं, तो उसमें से रेलवे की भी सर्विस के यहाँ पे पद रहते हैं। लेकिन हो ये रहा था कि कुछ पद ऐसे थे जिसके लिए अलग से एग्जाम होता था, आईईएस का एग्जाम होता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का। लेकिन बाद में 2019 में ऐसा हुआ कि दोनों ही पदों के लिए जो नियुक्तियां होनी थी वह आईएएस यानी कि यूपीएससी के एग्जाम से, आईएएस बोलना ठीक नहीं होगा, यूपीएससी बोलना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे पद रहते हैं, तो उसमें रेलवे का भी शामिल कर दिया गया। लेकिन बात यह हुई कि जो तकनीकी पद थे उन पदों में अगर तकनीकी जानकारी नहीं है तो फिर कार्य करने में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती थी। ये चुनौतियां देखी जा रही थी पिछले 5 सालों में। और ऐसी स्थिति में हो ये रहा था कि जो जूनियर्स थे उनका प्रमोशन भी जल्दी हो रहा था, क्योंकि जिनको तकनीकी जानकारी थी वो ऊपर के पद में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में एक तो पदों की संख्या भी सीमित हो गई थी। सरकार ने 2019 में जो बदलाव किया था, यानी कि आईएएस और आईईएस को एक साथ यानी कि यूपीएससी की इस परीक्षा में शामिल कर लिया। तो ऐसे में अलग से अब कराया जाएगा, यह बात फिर से तय हो गई, यानी कि ये जो रेलवे के पद हैं वो आईईएस के एग्जाम में वापस से चले जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि पूरा मामला जो है वो यही है कि यूपीएससी जो अपनी महत्वपूर्ण भर्ती करता है उससे इन पदों को हटा दिया गया है। अब देखिए, 2019 में प्रणाली में बदलाव हुआ था, तो इस प्रणाली में यही हुआ था कि जो ग्रुप ए की सेवाएं थी, इसीलिए मैंने कहा उच्च पद जो थे सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, वो किस में आ गए? यूपीएससी सिविल सर्विस में आ गए। इंजीनियरिंग सर्विस में अगर रहते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो सिविल सर्विस में आ गए और पद देखिए कैसे थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के थे, यानी कि खास यहाँ पे कुछ जानकारी विषय की होना जरूरी था, वो पद भी यहाँ पे आ गए। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है वो भी अगर सेलेक्ट होता है यूपीएससी में तो इन पदों के लिए जब वह पहुंचता है तो पता चलता है कि उनके पास वो योग्यता नहीं है जिससे कि वह काम कर सकें, तो ऐसे में ये पद फिर खाली रह जाते हैं। तो यह चुनौती आ रही थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि वापस से उसको आईएएस में कर दिया है। अब इसके अलावा देखिए, विभागीय विभाजन की जो एक समस्या थी वह भी अब जो है समाप्त होगी।
उसके अलावा इस नई प्रणाली में यूपीएससी सिविल सर्विस जो परीक्षा होती है वहां पर पदों की संख्या भी सीमित हो गई थी। यानी कि एक तो यह था कि गैर तकनीकी और तकनीकी दोनों को मिला दिया था और उनको मिलाकर कर दिया गया था 150। अब सीमित करने से नुकसान यह था कि आवश्यकता अगर ज्यादा थी तो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ये बदलने के पीछे कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है। वही बात थी कि हमें जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी वो प्राप्त नहीं हो रहा था। उसके अलावा ऐसे में अब यह जो चुनौती थी कि जो बैलेंस जहां पे होना चाहिए वो पूरा कर दिया जाए, इसीलिए यह बदला गया है। फिर पदों की संख्या को मैंने आपको बताया था कि अब जो यह 150 पद सीमित कर दिए गए थे, अब वो वापस से जितनी आवश्यकता होगी उतने आईएएस के एग्जाम में वहां ले लिए जाएंगे और जितने यहाँ सिविल सर्विस के माध्यम से रेलवे में लिए जाने वाले प्रबंधन के पद हैं वो ले लिए जाएंगे। अब उसके बाद जो बदलाव हुए हैं वो तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं कि अब जो है भर्ती अलग अलग होगी, इंजीनियरिंग सेवा की अलग होगी और सिविल सेवा की अलग होगी। अब उसके अलावा आईआरएमएस की भर्ती सीमा समाप्त कर दी गई है, यानी कि पदों की संख्या भी अब वो नहीं रहेगी। अब उसके अलावा अगली खबर पे आते हैं, तो अगली खबर हमारी है दादा साहब फाल्के अवार्ड से। ढूंढीराज फाल्के, उनके नाम पर पड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2022 का अवार्ड 2024 में जो घोषित हुआ है 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वह मिल रहा है मिथुन चक्रवर्ती को। अब दिया जा चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हाल में घोषणा हुई थी और उन्हीं के साथ इनको यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दे दिया गया। तो बात यह आती है कि 2022 की घोषणा हुई, पूर्व राज्यसभा सांसद थे मिथुन चक्रवर्ती, उन्हें दे दिया गया और वे 54वें, मैंने गलत बोला था, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो अब ये प्राप्त करने वाले 54वें हैं। तो पहला किसे मिला था? देविका रानी को मिला था, वर्ष 1969 में मिला था। अब देखिए जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी हरिश्चंद्र। और दरअसल इन्होंने क्या था कि अपने समय में 1913 की यानी कि पहले एक फिल्म देखी थी, नाम था उसका लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मुंबई में वह फिल्म देखी थी और उस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में यह भाव आया कि अगर ऐसी फिल्म बन सकती है, एक क्राइस्ट पर फिल्म बनाई जा सकती है, तो कृष्ण पर भी फिल्म बनाई जा सकती है, हरिश्चंद्र पर भी फिल्म बनाई जा सकती है, बुद्ध पर भी बनाई जा सकती है। और फिर उन्होंने वही प्रयास किया और सबसे पहले फिल्म उन्होंने 1913 में बनाई। अब 1913 में जो फिल्म बनाई और सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में बनाई। कई फिल्मों को इन्होंने लिखा, लगभग 125 के आसपास की फिल्में इन्होंने बनाई। लेकिन ये जो उपलब्धि थी एक शुरुआत करने की और शुरुआत को आगे तक लेके जाने की, मूक फिल्म बनाने से लेकर के बोलने वाली फिल्म तक बनाने की, एक फिल्म जिसमें महिलाओं का भी एक्ट पुरुष कर रहे हैं, बाद में वहां पे महिलाएं भी आई, तो ये सब कुछ बड़ा बदलाव शुरुआत से लेके बदलाव तक दादा साहब फाल्के के माध्यम से हुआ। तो उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार जो कि महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गया और सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो, जैसे उन्होंने हासिल की थी। तो इसके बारे में आपको पता रहे, 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये सब तो महत्वपूर्ण बातें हैं ही। अब ढूंढीराज फाल्के के बारे में अगर आपको आइडिया है तो पता चल गया है, निर्माता भी रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं, पटकथा लेखक भी रहे हैं और फीचर फिल्म पहली थी हरिश्चंद्र और भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, ये कुछ फिल्में और भी हैं प्रमुख। फिर आगे देखते हैं आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का एक मामला था। उस मामले में मुख्य बात यह थी कि 2006-07 के आसपास की घटना है लगभग, कि एक व्यक्ति था, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसके परिवार वालों ने केस किया कि जिस कंपनी में वह काम करता था उसके सीनियर हैं, उन्होंने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। और यह मामला लंबे समय से चल रहा था और इसमें उन्हें राहत नहीं मिल रही थी जिनके ऊपर आरोप लगा था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बताया कि यह जो आत्महत्या का मामला है इसमें जो निचली अदालतें हैं वो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी कर रही हैं, यानी कि अपनी प्रैक्टिस में कुछ चीजें ध्यान नहीं दे रही हैं, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ है वो सबसे पहले देखिए। उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि उत्पीड़न और अपमान को आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं कहा जा सकता। यानी कि किसी का अगर उत्पीड़न और अपमान होता है तो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता।
सिर्फ इसी आधार पर नहीं, यानी कि कोई और एविडेंस इसके साथ और भी होना चाहिए, जैसे गवाह भी होने चाहिए कि सच में उकसाया है, कुछ ऐसा अन्य कृत्य हुआ है जो उकसाने में शामिल हो, उसके लिए कोई सबूत हो, गवाह हो, और इसके अलावा तब मान्य होगा। और जब तक कि यह दिखाने के लिए सामग्री ना हो कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, मतलब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके अलावा अन्य भी कुछ सबूत चाहिए, अन्य भी कुछ बातें चाहिए, सामग्री चाहिए जिससे साबित हो कि सच में प्रेरित किया था। उकसाने के लिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाना पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। मतलब यह है कि किसी की आत्महत्या हो जाए, फिर उसके बाद किसी के ऊपर केस लगा दिया जाए कि उकसाया गया है, और हर बार ऐसा हो, कई मामले इस तरह से आए, तो अपने आप में हो सकता है यह दुरुपयोग हो रहा हो। तो इस मामले की बेहद तरीके से जांच कर लेनी चाहिए, किसको? कोर्ट को कर लेनी चाहिए। और शुरुआत में यह पता कर लेना चाहिए क्या सच में कोई सामग्री ऐसी मिल रही है जिससे पता चल सके कि सच में प्रेरित किया गया था, उकसाया गया था। अब उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। चलिए मान लीजिए उन लोगों को राहत मिल गई जो मैंने बात बताई, लेकिन अगर सच में किसी ने उकसाया है, अगर सच में किसी ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, और अगर मान लीजिए आत्महत्या करने के लिए उसने कुछ सामान भी उपलब्ध करा दिया है, तो भी उकसाने के क्रम में आएगा। एक तरह का ये हो गया कि आपने उकसाया ही है, अगर उसे आत्महत्या करने कोई सामान भी दे दिया, तो ऐसी स्थिति में दंडित किया जा सकता है, और सजा 10 साल तक की हो सकती है, और 10 साल की सजा तक के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देखिए 10 वर्ष अधिकतम है, न्यूनतम कम हो सकती है, लेकिन 10 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। और बात की जाए इसके अलावा, मुख्य बात यह है कि आखिर आत्महत्या के उकसाने के लिए कौन सी धाराएं लगती हैं, यह पता चल जाए। आत्महत्या के लिए उकसाने पर जो धारा लगेगी वो लगेगी भारतीय दंड संहिता की धारा 306। हालांकि अब यह अस्तित्व में है नहीं, लेकिन यह जो मामला था यह 306 का ही था, क्योंकि यह मामला पुराना था। अब अगर किसी के ऊपर यह केस बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? 108, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 है। तो ये दोनों धाराएं, ये पुरानी वाली थी, और इसी के सारे 306 वाले प्रावधान अब 108 में मिलेंगे। और ये बात कोई चेंज नहीं हुई है, 10 साल की सजा और जुर्माना ये दोनों बनेंगी। जुर्माना तो लगे ही लगेगा, सजा 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है, अधिकतम 10 साल तक हो सकती है। लेकिन यह बात ध्यान रखनी होगी कि सामग्री कुछ और भी होनी चाहिए। गवाही एक बहुत पूर्ण हो सकता है, इसके अलावा कोई और सच भी हो सकते हैं, सिर्फ उत्पीड़न और अपमान काफी नहीं है। तो ये बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, इसलिए बात महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद देखते हैं गठबंधन की सरकार पे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे अभी शुरुआत में ही बताया था कि अभी हाल में चुनाव हुए हैं और गठबंधन की सरकार के मामले में कुछ खबरें सुनने को आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ राज्यों में बनती है, केंद्र में भी बनती है। और इस बार जो अभी सरकार है वह दरअसल एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन की ही सरकार है। भले कुछ ही सीट है गठबंधन में जिसकी वजह से बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुमत तो तभी मिला, सरकार तो तभी बनी जब वो गठबंधन हुआ। तो यहां पे अब गठबंधन की सरकार को लेकर के भी कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो कैसे तय करते हैं कि किससे हम तय करेंगे कि हम आमंत्रण देंगे कि आइए आप अपना दावा पेश करिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने के लिए। तो इस मामले में सबसे पहली बात तो यह है कि हम समझ जाएं कि गठबंधन की सरकार दरअसल है क्या। गठबंधन सरकार को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीतिक दल अगर मिलकर सरकार बनाते हैं, और गठबंधन की सरकार में हमेशा एक से ज्यादा ही पार्टियां होंगी, अगर एक है तो गठबंधन है ही नहीं, तो कम से कम 2 पार्टियां होंगी, गठबंधन की सरकार तब बनेगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है, ये आवश्यकता है, इसी वजह से लोग सरकार बनाने के लिए ऐसा करते हैं। आधुनिक सांसदों में गठबंधन आमतौर पर होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी को बहुमत मिल गया है तो गठबंधन वो क्यों करेगा किसी और के साथ में। फिर उसके बाद निर्वाचित जो सदस्यों के बहुमत वाली कई पार्टियां अपनी नीतियों से बहुत अधिक समझौता किए बिना एक साझा योजना पर सहमत हों तो ये सरकार बन जाती है। गठबंधन का तात्पर्य मोटा मोटा यही कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टियां हों। तो कभी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो 2 पार्टियां तो मिनिमम चाहिए। और दूसरी बात यह है, गठबंधन में कहीं ना कहीं 2 पार्टियां मिलकर समझौता करती हैं। अलग अलग विचार थे दोनों के, लेकिन यहां पे सरकार बनानी थी, तो कहीं ना कहीं आपस में समझौता हुआ कि सरकार बनाने के लिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो वो अपना उनका आंतरिक मामला होता है।
अब चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात गठबंधन दो तरह के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चुनाव के पहले ही गठबंधन कर लेती हैं कुछ पार्टियां। जैसे अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं तो इसमें संभावना ये रहती है, मान लीजिए कि कहीं पे किसी राज्य में 100 सीटें हैं। अब दो पार्टियां हैं, गठबंधन कर लिया कि हम, एक बड़ी पार्टी जो थोड़ी थी मजबूत पार्टी थी उसने कहा हम 70 सीट पर लड़ेंगे, आप 30 सीट पर लड़िए और आपके लिए हम प्रचार करेंगे, आपके लिए हम करेंगे। तो उससे क्या हुआ, वोटों का विभाजन नहीं हुआ। तो चुनाव के पहले जो गठबंधन होता है उससे वोटों का विभाजन नहीं होता है, इसके लिए कुछ पार्टियां कर लेती हैं। कुछ पार्टियां ऐसी स्थिति बनती है कि चुनाव के बाद करती हैं, और यहां पे चुनाव के बाद करने की वजह क्यों होती है, क्योंकि बहुमत अगर मिला नहीं है और अब बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ये एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है, जितनी सीटें आई कुल मिला के जिसका बहुमत बन सकता है, जो सारी संभावनाएं हो सकती हैं, आपस में बातचीत करके फिर अंतिम जो रास्ता निकलता है उसमें गठबंधन हो जाता है। तो गठबंधन पर पुंछी और सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें थी, इसमें से हम पुंछी आयोग जो कि महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं, ये जानना जरूरी है। पुंछी आयोग की संस्तुति में देखिए ये बात समझिए, उसने ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनती है तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों के आधार पर पता चलेगा कि आखिर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति किसे बुलाएगा, आमंत्रित करेगा। तो जिस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। पहली स्थिति में तो यह है कि व्यापक समर्थन मिल गया है पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को, और वो शुरू में ही गठबंधन था तभी है, पहले से ही था और उन्हें समर्थन मिल गया है। यदि कोई चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन पर आधारित है, मतलब इसी बात को और स्पष्ट कर दिया है, तो उसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। अब जैसे स्पष्ट ही कर दिया, कुछ लोग हैं स्पष्ट नहीं करते हैं, तो वहां भी अब चूंकि अगर मिल गए हैं बाद में तो गठबंधन है, और पहले से तय कर दिया है कि हम स्पष्टतः गठबंधन में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब क्या है, यह सब मान लेते हैं कि हाँ ये गठबंधन है और इनका प्रमुख नेता ये है। तो ऐसी स्थिति में यह देख सकते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति, अगर राज्य के स्तर है तो राज्यपाल देख सकते हैं, या केंद्र के स्तर पर तो राष्ट्रपति देख सकते हैं कि इन गठबंधन का नेता ये है और इस जो गठबंधन का नेता इसे बुला लेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ऐसे में देखिए ये बात याद रखिए, गठबंधन का नेता अगर किसी ने छोटी पार्टी के व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एक पार्टी थी जिसके 70 सीटें थी और एक की 30 सीटें थी और 100 सीटों से इनकी मतलब सरकार बन जाएगी, तो हो सकता है गठबंधन हुआ हो तो जरूरी नहीं कि 70 वाले का ही जो एक व्यक्ति हो जिसको गठबंधन का नेता बनाया जाए। अगर इनकी तरफ से यह चाह लिया गया कि जो 30 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम अपना नेता स्वीकार कर सकते हैं, तो नेता कोई भी हो सकता है, गठबंधन अपना नेता स्वीकार कर लेती है। लेकिन अमूमन होता यही कि जहां सीट ज्यादा है वहीं से नेता स्वीकार होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी ये बात समझना चाहिए कि गठबंधन का जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, गठबंधन का जो नेता होगा, उसे ही राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वरीयता क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए, यानी कि गठबंधन को भी, जो चुनाव के पहले का गठबंधन था उसे बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखा जा सकता है। जैसे चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले दलों का समूह सबसे अधिक सीटें जीतता है। अब जिसके पास सर्वाधिक सीटें हैं, कम में भी सर्वाधिक जिसके पास है, अगर आमंत्रण देना होगा तो उसको दिया जाएगा, भले बहुमत तक उसके पास नहीं है। लेकिन मान लीजिए दो गठबंधन है, एक गठबंधन इधर है, एक गठबंधन बी है, एक ए है, और ए गठबंधन और सी भी एक है, लेकिन जो ए वाला गठबंधन है उसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है उसे ही बुलाया जाएगा, भले बहुमत नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पूछना होगा तो पहले उससे ही पूछा जाएगा। फिर सबसे बड़ी पार्टी द्वारा अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का अगर कोई दावा करता है, मान लीजिए कोई एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं और वो ये दावा कर दे कि मैं सरकार बना लूंगा, मुझे समर्थन बाकी पार्टियों से मिल रहा है, भले गठबंधन नहीं था लेकिन वो कह रहा है कि मुझे समर्थन मिल रहा है और वह दावा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी फिर दूसरे नंबर पर पूछा जा सकता है। चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी सहयोगी सरकार में शामिल हों, और यही है कि चुनाव के बाद अगर गठबंधन कर लिया है तो उसकी स्थिति में राज्यपाल बुला सकता है। ये वरीयता क्रम है, मतलब पहले नंबर पे किसे बुलाया जा रहा है, चुनाव पूर्व गठबंधन की स्थिति में जिसके पास सर्वाधिक सीटें हैं। दूसरे क्रम में किसको बुलाया जा रहा है, दूसरे क्रम में यह देखा जा रहा है कि अन्य दलों से समर्थन जिसे मिल रहा है जो इस बात का दावा करता है सरकार बना लेगा। तीसरे बार में यह देखा जा रहा है कि चुनाव के बाद अगर गठबंधन कर लिया है, और चौथे बारे में चुनाव पश्चात गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होंगे तथा शेष दल निर्दलीय होंगे।
अब यहां पे देखिए यही बात है, यही वरीयता क्रम की बात है। एक में था कि जितने दल शामिल हुए हैं वो गठबंधन में हो गए हैं, दल हैं वो सारे वो दल थे और गठबंधन में अपना बना लिया और सरकार के लिए दावा कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे है। लेकिन चौथे वाले में क्या है, चौथे वाले में जो निर्दलीय शामिल हो गए, इनके पास गठबंधन नहीं था, यानी जो पार्टी नहीं थी जिनके पास कोई, अब वो बिना पार्टी के थे, तो पार्टियों के साथ गठबंधन होता है, ये निर्दलीय थे लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से चौथे नंबर पे है। वरीयता क्रम में दल ऊपर है और निर्दलीय चौथे नंबर पे है सरकार बनाने के दावे के क्रम में। तो ये मुख्य बातें थी, ये क्रम महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल बन सकता है। अब 2024 के आम चुनाव में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि 2024 का आम चुनाव इसी साल हुआ है, तो इस बात पे हमें ध्यान रखना होगा कि 2024 के चुनाव में जो लोकसभा में 74 महिला सांसदों को चुना गया था, 2019 की तुलना में 4 कम हुई हैं। और लेकिन 2052 में, यानी कि जब पहली बार चुनाव हुआ था देश में आम चुनाव, तो उसकी तुलना में 52 अधिक हैं। जितनी महिलाएं हैं 74, उससे 52 अधिक हैं। अगर हम 52 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो 1952 के आम चुनाव की संख्या होगी। अब आगे देखिए, 11 महिलाएं पश्चिम बंगाल से हैं। सर्वाधिक जो लोकसभा के सांसद कहां से चुने गए हैं, पश्चिम बंगाल से चुने गए हैं। 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% है, यानी कि जितना निर्वाचन हुआ है उसमें महिलाओं का प्रतिशत अगर देखें तो काफी कम है। संख्या तो कम है ही, प्रतिशत भी कम है। जबकि हम कुछ देश में देखें, जैसे दक्षिण अफ्रीका में 46 है, ब्रिटेन में 35 है, अमेरिका में 29 है, ये सारे हमसे कहीं आगे हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ सवाल हैं। जैसे कि अब एक एक करके मैं आपको सवाल बताऊंगा, सवाल नंबर जैसे ये 1 है, तो पहले सवाल का जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय रेलवे ने कब अपनी भर्ती प्रणाली में बदलाव किया, 2017, 18, 19 या 20। अगला सवाल देखते हैं, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, जनवरी 2005, अप्रैल 2007, मार्च 2010 या अगस्त 2012। फिर अगला सवाल है, आत्महत्या के लिए, ये तीसरा सवाल हो जाएगा हमारा, आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा कितनी अवधि तक हो सकती है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। ये सवाल हैं जिनका जवाब आपको कमेंट करके देना है, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।